हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम मुग़ल काल में औरंगजेब के बाद जो भी राजा हुए हैं इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। 17वीं शताब्दी के शुरुआत से ही भारत में तीन अलग अलग शक्तियों का उदय और वर्चस्व स्थापित होना शुरू हो गया था। एक तरफ जहां मुग़ल शासन कर रहे थे, दूसरी तरफ भारत के दक्षिणी हिस्से में या महाराष्ट्र वाले हिस्से में मराठे भी अपनी शक्तियां विस्तृत कर रहे थे, और तीसरा भारत के पूर्वी हिस्से में अंग्रेज भी अपनी जड़ें जमाना शुरू कर चुके थे। भारत में तीन शक्तियां जो है वो पैरेलली काम कर रही थी। एक तरफ मुग़ल, जहाँ पे औरंगजेब के बाद में इनकी शक्तियां धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई थी। दूसरी तरफ मराठे जो मुग़लों को सीधी टक्कर दे रहे थे, और तीसरी तरफ अंग्रेज जो धीरे धीरे अपनी व्यापारिक शक्तियों को बढ़ा करके राजनीतिक शक्तियों में परिवर्तित कर रहे थे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम औरंगजेब की चर्चा कर रहे थे, और आज की क्लास में हम मराठों के स्थान पर, वैसे मराठे अभी पैरेलली 1600 के बाद में इनका वंश या फिर इनमें जो अलग अलग राजा हुए पेशवा हुए, उनका आना शुरू हो चुका था। लेकिन क्योंकि हम मुग़ल के बारे में पढ़ना शुरू कर चुके हैं, तो क्यों ना औरंगजेब के बाद जितने भी प्रमुख राजा हुए हैं मुग़ल वंश में या मुग़ल काल में, इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। मुग़ल काल में 1857 की क्रांति तक जितने भी राजा हुए हैं, इनका एक सीक्वेंस हम मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि हमने लास्ट सन 1707 में हमारे औरंगजेब गए हैं यहाँ से। औरंगजेब का अंत हुआ है, और इनके बाद में इनके पुत्र बहादुर शाह प्रथम अब गद्दी संभालेंगे। ठीक है, तो औरंगजेब के बाद इनके पुत्र बहादुर शाह प्रथम, जिनको कि शाह ए बेखबर के नाम से भी जाना जाता है, ये गद्दी संभालेंगे। औरंगजेब के बाद जितने भी राजा हुए हैं, इनको इतिहास के कालखंड में पढ़ने की सहूलियत के हिसाब से इनको उत्तर मुग़ल काल के अंदर रखा जाता है। तो औरंगजेब तक की हम चर्चा कर चुके थे, और अब हमारे नेक्स्ट मुग़ल राजा होंगे बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम उत्तर मुग़ल काल में, या यूँ कहें औरंगजेब के बाद में, बहुत शक्तिशाली राजा भारत में नहीं हुए हैं। इनमें से लगभग 8-9 राजा हुए हैं जो कि मुग़ल काल के पतन की ओर सभी अग्रसर थे। कोई भी राजा बहुत लंबे समय तक या बहुत शक्तिशाली राजा के रूप में कार्य नहीं कर पाया है। सभी जो है वो किसी न किसी तरीके के विद्रोह का सामना करते रहे हैं, किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में या दबाव में, या विभिन्न तरह की गतिविधियों में लिप्त होकर के प्रशासन से जिनकी दूरी बढ़ती चली गई थी। इसी में ही सबसे पहले राजा हुए हैं बहादुर शाह प्रथम। इनको शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। औरंगजेब के पुत्र हुए हैं शाह ए बेखबर। असल में शाह ए बेखबर कहने का वजह यह है क्योंकि इनको प्रशासन की कोई भी खबर नहीं थी। इनके राज्य में क्या हो रहा है, कि इनको क्या परेशानी है, इनसे बिल्कुल दूरी बनाए हुए थे। और इसके पीछे रीज़न भी था। रीज़न ये था कि इनके पिता जो औरंगजेब थे, इन्होंने अपने पुत्रों को कभी भी वैसा सीखने का मौका नहीं दिया। बहुत लंबे समय तक वो स्वयं राजगद्दी संभाले हुए थे। बहादुर शाह प्रथम ये जो है स्वयं 65 वर्ष की आयु में गद्दी प्राप्त किए हैं। 65 वर्ष की आयु में ये राजा बने हैं। तो इस उम्र तक आते आते और कोई भी पूर्व अनुभव न होने की वजह से इनको शासन संभालने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, इसी वजह से इनको शाह ए बेखबर कहा जाता है। इनके जीवन के बारे में, या इन जो भी उत्तर मुग़ल काल के जो राजा हैं, इनसे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तो औरंगजेब तक जितने भी राजा हुए हैं, यहाँ से हमारे 80% प्रश्न बन जाते हैं। केवल मुग़ल काल की बात कर रहे हैं। मुग़ल काल के जो भी प्रश्न हैं, उनमें से 80% प्रश्न औरंगजेब तक पूछ लिए जाएंगे, और इसके बाद 20% प्रश्न जो हैं वो उत्तर मुग़ल काल या बहादुर शाह प्रथम से लेकर के 1857 तक जो लास्ट राजा होंगे बहादुर शाह द्वितीय,
यहाँ तक पूछ लिए जाते हैं लगभग 20% प्रश्न। ठीक है, तो इतना डिफरेंस है। अगर आप एग्ज़ाम के हिसाब से फोकस करना चाहें तो औरंगज़ेब तक की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको फोकस करेंगे, हमारे एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम, इनके बारे में क्या क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी है। सबसे बहुत उम्र के बाद में इनको शासन की गद्दी प्राप्त हुआ था, इसी वजह से शासन में इनकी रुचि नहीं थी और इसी वजह से इनको शाह बेखबर कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, इन्हीं के समय में भारत में 1711 के आसपास में डच प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। डच जो व्यापार के उद्देश्य से भारत आ रहे थे, और भारत आने वाले विदेशियों में सबसे पहले तो पुर्तगाली आए थे, उसके बाद में डच आए हैं, उसके बाद में अंग्रेज, ठीक है, और उसके बाद में फ्रेंच भी आए हैं। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग जो यूरोपीय देश थे वो भारत आना शुरू हुए थे। इसी समय बहादुर शाह प्रथम के समय में एक डच प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, राजा का नाम एक सीक्वेंस में मेंटेन करने के लिए हम ये चीज़ें जान रहे हैं। ठीक है, इनका जो शासनकाल था, बहादुर शाह प्रथम का जो शासनकाल था 1707 औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद से लेकर के 1712 तक इनका कार्यकाल था। इसके बाद में दूसरे राजा हुए जहांदार शाह। जहांदार शाह, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद में जहांदार शाह शासक बने हैं 1712 से लेकर के 13 तक, 1712 से 1713 तक शासक रहे हैं। अब ये भी बहुत योग्य शासक नहीं थे, या कह सकते हैं कि पूरे मुगल वंश में, मुगल काल में सबसे अयोग्य शासक हैं, सबसे अयोग्य शासक हुए हैं, और इनकी अयोग्यता की वजह से इनको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। लंपट मूर्ख कहा जाता है। असल में जो जहांदार शाह हैं, एक लाल कुंवर नाम की एक स्त्री के प्रभाव में अपना राजकाज छोड़ करके दिन भर विलासिता में डूबे रहते थे। एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं है, पर लंपट मूर्ख क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये महिलाओं के प्रभाव में थे और अपने राजकाज ठीक से नहीं संभाल पा रहे थे, इसीलिए इनको लंपट मूर्ख कहा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही कोई राजा है जो कि शासन में ध्यान नहीं दे रहा है, अपनी सेना पर ध्यान नहीं दे रहा है, अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो वैसे वैसे ही उन्हीं के प्रशासन से कुछ ऐसे लोग निकल करके आते हैं जो कि गद्दी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जहांदार शाह के समय में ही वास्तविक सत्ता इन्हीं के ही एक दरबारी व्यक्ति थे, इनका नाम है जुल्फ़िकार खां। जुल्फ़िकार खां वास्तविक सत्ता ये संभाल रहे थे। जुल्फ़िकार खां ये कौन थे? ये एक अमीर थे। अमीर कहने का मतलब धन से अमीर नहीं, अमीर एक पद होता था, ठीक है, जो जितनी ज़्यादा सेना रखता था उनको उस हिसाब से पद मिलता था। अमीर भी इसी में से ही एक पद है। खूब सेना रखने वाला, राजा को समय समय पर सहायता देने वाला व्यक्ति अमीर कहा जाता था। ठीक है, तो अमीर एक व्यक्ति था अमीर, जो कि जिसका नाम था जुल्फ़िकार खां। वास्तविक शासन यही संभाल रहा था जहांदार शाह की जगह पे। इसके बाद में क्योंकि जहांदार शाह ठीक से शासन नहीं संभाल रहा था, तो इसके बाद में इसका एक भतीजा था। इसके भतीजे का नाम है फ़र्रुखसियर। फ़र्रुखसियर ने कुछ लोगों के साथ मिल करके और जहांदार शाह की हत्या करवा दी। ये जो लोग थे इनका नाम था सैयद बंधु। सैयद बंधु, दो लोगों को साथ मिला करके सैयद बंधु कहा जाता था। इनमें दो लोग थे, कौन कौन? एक व्यक्ति था, इसका नाम था अब्दुल्ला खां, और दूसरा है हुसैन अली खां। ठीक है, सैयद बंधु, सैयद बंधु कौन कौन थे? दो व्यक्ति थे, इसमें एक का नाम है अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला खां, और दूसरा है हुसैन अली खां। हुसैन अली खां, हुसैन अली खां, इन दोनों को संयुक्त रूप से सैयद बंधु कहा जाता था। इन्हीं के सहयोग से
जहांदार के भतीजे फर्रुखसियर ने गद्दी प्राप्त किया था। ठीक है, जहांदार शाह की हत्या करवा दिया और स्वयं गद्दी प्राप्त किया। तो तीसरे राजा कौन बनेंगे? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर फर्रुखसियर का शासनकाल कब से कब तक था? 1713 से लेकर के 1719 तक। ठीक है, किनके सहयोग से राजा बने थे? सैयद बंधुओं के सहयोग से राजा बने थे। सैयद बंधुओं के सहयोग से इनके सहयोग से शासक बने थे, गद्दी प्राप्त किए थे। नेक्स्ट, इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये है, सैयद बंधुओं के सहयोग से शासन प्राप्त किए थे, गद्दी प्राप्त किए थे, जहांदार शाह को की हत्या करवाए थे, उसके बाद में स्वयं राजा बन गए थे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? इन्हीं के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक दस्तक प्राप्त किया था। दस्तक ये था कि आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सन 1600 के आसपास इंग्लैंड में गठित की गई थी और वहाँ की महारानी से इन्होंने एक आज्ञा पत्र लेकर के भारत में व्यापार करना शुरू किया था। इसी व्यापार करने के दौर में ये अलग अलग जगहों पे अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करते जा रहे थे और जहाँ जहाँ पे ये अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करते थे या काम करते थे, अपना बिजनेस एक्सपेंड करते थे, वहाँ पे राजा को टैक्स दिया करते थे। वहाँ पे जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता था उनको टैक्स दिया करते थे। ठीक है, अब ये लोग ये चाहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सदस्य थे वो ये चाहते थे कि उन्हें एक लमसम अमाउंट पे करके और स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो जाए, उन्हें बार बार टैक्स पे करने का झंझट न रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उनके सामने समस्या ये थी कि वो जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे, जितना ज़्यादा व्यापार करेंगे, उतना ज़्यादा टैक्स देंगे। और दूसरी तरफ अगर वो एक लमसम टैक्स एक बार में पे कर देते हैं तो उसके बाद में उनके व्यापार की कोई सीमा नहीं रहेगी कि वो कितना व्यापार करें। ठीक है, एक मुश्त राशि दे दिए, मान लीजिए उन्हें अपने एक शिप में कोई सामान यहाँ से इंग्लैंड से भारत में लेकर के आने या भारत से इंग्लैंड लेकर के जाने के लिए राजा को मान लीजिए 100 रुपये का राशि देना पड़ता होगा। ठीक है, मान लीजिए एक अजम्पशन लेकर के चल रहे हैं, तो उन्हें 2 शिप में ट्रांजैक्शन करने के लिए 200 रुपये देने पड़ेंगे। तो जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा उतना ज़्यादा उन्हें पे करना पड़ेगा। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या चाहते थे कि भाई राजा साहब आप हमसे एक लमसम अमाउंट, हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं, मान लीजिए हमसे आप 500 रुपये एक बार में 1 साल के लिए ले लीजिए और हम पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन न रहे कि हम कितना ट्रांजैक्शन करते रहें। ये सिस्टम लागू करवाना चाहते थे अंग्रेज। ठीक है, और यहीं पे फर्रुखसियार की बेवकूफ़ी भी सामने आती है। फर्रुखसियार ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक दस्तक दे दिया, या दस्तक कह सकते हैं कि एक आज्ञा पत्र दे दिया। इसी को कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी और फर्रुखसियार के बीच हुआ एक समझौता। ठीक, इस समझौते को ही कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है आज्ञा पत्र। ये राजा से आज्ञा प्राप्त कर चुके थे, इसीलिए इसको कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। इस मैग्ना कार्टा में क्या था, इसमें सबसे पहला चीज़ ये बताया गया कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार करना चाहती है तो वो 3000 रुपये वार्षिक पे करके 3000 रुपये वार्षिक अगर राजा को पे कर देते हैं तो बंगाल में स्वतंत्र व्यापार कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर ये 10,000 रुपये वार्षिक राजा को पे कर देते हैं तो इसके बाद में ये गुजरात में भी स्वतंत्र व्यापार कर सकते हैं। ये दोनों अधिकार अंग्रेज़ों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्रुखसियार से प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, इसके बाद तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था, ये साल में एक बार राजा को पे करते थे और साल भर अनलिमिटेड व्यापार करते थे। ठीक, इससे फर्रुखसियार की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछने के हकदार नहीं रह गए थे कि आप कितना व्यापार कर रहे हैं। उनके व्यापार का स्केल कुछ भी हो सकता था, कितना भी अपना एक्सपांशन कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने एक बार पे कर दिया, उसके बाद में कोई उनसे पूछने वाला नहीं था। ठीक है, तो ये दोनों अधिकार उनको प्राप्त हो गए थे। ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी फर्रुखसियार के समय में। अच्छा, ये जो सैयद बंधु थे, इन्हें एक उपाधि दे दी गई थी। उपाधि का मतलब है उनको एक उपनाम मिल गया था। सैयद बंधुओं के लिए
एक शब्द यूज़ किया जाता था, शासक निर्माता। सैयद बंधुओं को शासक निर्माता या किंग मेकर कहा जाता था। किंग मेकर, ये अपना दिमाग लगा करके किसी भी राजा को बदल के अपने पसंद का राजा नियुक्त करवा लेते थे, ठीक है। इसलिए इनको शासक निर्माता या किंग मेकर कहा जाता था। किसको? सैयद बंधुओं को, ठीक है। और यहीं पे हमें एक और चीज़ समझ में आती है कि सैयद बंधुओं का शासन में इतना हस्तक्षेप है कि फर्रुखसियार भी इनके हस्तक्षेप से नहीं बच पाता है, ठीक। और आगे चल करके इनको भी बदल दिया जाता है अपने पसंदीदा शासकों के द्वारा, ठीक है। तो इसी श्रेणी में फर्रुखसियार के बाद में अगले शासक बनाए जाते हैं रफ़ी उद दरजात। रफ़ी उद दरजात, ये भी किसके सहयोग से शासक बने थे? ये भी सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बने थे। सैयद बंधुओं द्वारा इनको शासक बना दिया गया था, ठीक है। सैयद बंधुओं के सहयोग से ये भी शासक बने थे। और साथ ही इन्होंने क्या किया था, सबसे कम समय तक शासक बनने वाले व्यक्ति रहे थे ये, ठीक है। इनका जो शासन है 1 साल से भी बहुत कम था, लगभग 4-5 महीने के आसपास इनका शासनकाल था। इनका शासनकाल 1719 में ही सिमट गया था, ठीक। 1719 में ही इनका कार्यकाल शुरू हुआ और ख़त्म भी हो गया था। इसके बाद में अगले शासक आएंगे, ये भी सैयद बंधुओं की वजह से ही राजा बने थे। इनका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। और ये इस नाम के साथ में एक और निक नेम इनके साथ में जुड़ा हुआ मिलेगा आपको इतिहास में, मोहम्मद शाह रंगीला। इनका पूरा नाम कह सकते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक। ये जो मोहम्मद शाह रंगीला हैं, इनका मूल नाम, इनका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। रोशन अख्तर इनका मूल नाम था। लेकिन स्त्रियों में इनकी रुचि बहुत ज़्यादा थी, विलासितापूर्ण जीवन में इनकी रुचि बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए इनको रंगीला उपनाम मिला हुआ था, ठीक है। तो इनका मूल नाम था रोशन अख्तर, लेकिन लोग इनको मोहम्मद शाह रंगीला कहते थे, ठीक है। इसके बाद में इन्हीं के समय में ही जो सैयद बंधु थे, इनकी हत्या करवा दी जाती है। इनको ये पता था कि ये जो सैयद बंधु हैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में खूब हस्तक्षेप करते हैं और राजाओं के चुने जाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दिया, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला स्वयं 1719 से लेकर के 48 तक राजा बना रहा। इसके पीछे रीज़न क्या था? अगर सैयद बंधु जिंदा होते तो किसी दूसरे व्यक्ति को जो उनको पसंद होता उन्हें राजा बनवा देते बीच में, लेकिन अब इनकी हत्या करवा दी गई थी, इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो लंबे समय तक शासन कर पाया था। लेकिन अगर शासक अयोग्य है तो भले ही वो किसी व्यक्ति को राजा बनने से रोक ले, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में होने वाले विद्रोह को नहीं रोक पाएगा। यही कारण है कि इसको आगे चल के बंगाल के शासक का विद्रोह झेलना पड़ा। अब ये बंगाल का शासक कौन हो गया? देखिए, पूरा भारत उस समय अगर मुग़ल प्रशासन के अंदर था, मतलब मोहम्मद शाह रंगीला पूरे भारत का राजा था, लेकिन इसने पूरे देश को छोटे छोटे प्रांतों में बांटा हुआ था। वैसा ही एक प्रांत था बंगाल प्रांत, ठीक है। और इस बंगाल वाले क्षेत्र में इसने एक प्रशासक नियुक्त किया हुआ था। इस बंगाल वाले क्षेत्र में जो राजा था, इसका नाम था, प्रशासक कहना चाहिए, इसका नाम था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां। जैसे इसने देखा कि केंद्र में सत्ता कमज़ोर हो रही है, मोहम्मद शाह रंगीला बहुत योग्य शासक नहीं है, वैसे ही इसने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। बंगाल कहने का मतलब है वर्तमान पश्चिम बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश और साथ ही बंगाल, बिहार और झारखंड का कुछ हिस्सा, ये सब कुछ एक साथ मिला करके बंगाल कहा जाता था। इस एरिया में मुर्शीद कुली खां जो है वो स्वतंत्र शासक बन जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, ये था नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण, विदेशी आक्रमणकारी जिनको पता है कि भारत में एक कमज़ोर शासक कार्यरत है,
वैसे ही उन्होंने क्या किया, भारत में धन लूटने के उद्देश्य से आक्रमण करना शुरू किया। इसी क्रम में नादिर शाह का आक्रमण हो जाता है। नादिर शाह का आक्रमण, ये जो था ईरान की तरफ से आया हुआ आक्रमणकारी था, ईरान से आया हुआ आक्रमणकारी था। इसने भारत में या दिल्ली सल्तनत पर या मुग़ल प्रशासन पर या मुग़ल दिल्ली पर जो आक्रमण किया है 1739 के आसपास इसने आक्रमण किया है। ठीक है, दिल्ली पर इसने आक्रमण किया है मोहम्मद शाह रंगीला के समय में 1739 में। ये क्या क्या लूट के गया, तो बहुत सारा धन संपत्ति तो लूट के गया है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा, ये कोहिनूर हीरा जो है वो एक सिंहासन पर लगा हुआ था। कोहिनूर हीरा जो है वो एक सिंहासन पर लगा हुआ था, जिसको कहते हैं तख्ते ताउस। राजाओं के बैठने के लिए सिंहासन बनाया गया था, इसका नाम है तख्ते ताउस। और इस तख्ते ताउस को मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। सिंहासन, मयूर सिंहासन। नादिर शाह ये पूरा सिंहासन ही उठा करके ले गया था। ठीक है, तो कोहिनूर हीरा भी उसी के साथ चला गया। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में सैयद बंधुओं की हत्या हुई है। दूसरी चीज़, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को स्वतंत्र साम्राज्य घोषित कर लिया है। और तीसरी चीज़ है नादिर शाह का आक्रमण, जो कि ईरान से आया हुआ आक्रमणकारी था। कोहिनूर हीरा जो कि तख्ते ताउस पर लगा हुआ था, इसको लेकर के ले गया। साथ ही दिल्ली से बहुत सारा धन, सोना चांदी लूट करके ले गया था। ठीक है, इसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला के समय तो अब रोशन अख्तर की मृत्यु हो गई थी, सैयद बंधुओं की हत्या कर दी गई थी। ये जो सैयद बंधु थे इनको किंग मेकर भी कहा जाता था। लेकिन अब जो राजा बदला है, जो राजा अगला नेक्स्ट राजा आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि अब यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो गई है। ठीक है, 1748 के आसपास मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो अपना गद्दी छोड़ेगा या उसकी मृत्यु हो गई होगी। उसके बाद में अगला शासक आएगा अहमद शाह। इसके बारे में कोई भी बात ऐसी महत्वपूर्ण नहीं है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाए, इसीलिए इसको हम स्किप कर सकते हैं। इसका शासन कब से कब तक था, 1748 से लेकर के 1754 तक। ठीक है, इसके बाद में जो अगले महत्वपूर्ण राजा आए हैं, इनका नाम है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। इनका शासनकाल है 1754 से लेकर के 59 तक। ठीक है, और आलमगीर द्वितीय के काल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई है इतिहास में, इसको हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 को। स्पेसिफिक अगर डेट पूछा जाए तो 23 जून 1757। 23 जून 1757 को क्या हुआ है, प्लासी का युद्ध हुआ है, प्लासी का युद्ध। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, आलमगीर द्वितीय ये कौन है, मुग़ल शासक है। मुग़ल शासक ये किसके बाद आया है, अहमद शाह के बाद में आलमगीर द्वितीय आया है। इसका शासनकाल है 1754 से लेकर के 59 तक। ठीक है, अब जिस समय आलमगीर द्वितीय दिल्ली का शासन संभाल रहा है, तो इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो बंगाल वाला एरिया है, वहाँ पे बंगाल को जो नवाब थे वहाँ के, उन्होंने स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया है। ठीक है, मतलब बंगाल में अब मुग़लों का सीधा हस्तक्षेप नहीं है, बंगाल में मुग़लों का सीधा हस्तक्षेप नहीं है। इसी वजह से क्या समस्या है कि वहाँ की सिक्योरिटी या वहाँ के जो भी रूल्स रेगुलेशन है, उनको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऊपर आ जाती है। इसका मतलब है कि अब इस समय यहाँ पे बंगाल में जो भी शासक थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि बंगाल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, बंगाल की सेफ्टी इंश्योर करना। लेकिन क्योंकि अंग्रेज इस चीज़ में माहिर थे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पहले व्यापार के लिए उत्साहित करते थे, उसके बाद में धीरे से वहाँ की राजनीति पे कंट्रोल स्थापित करते थे, और उसके बाद में धीरे से वहाँ के जो प्रशासक हैं उनको हटा करके अपने पसंदीदा प्रशासकों को नियुक्त करने की कोशिश करते थे। इसी क्रम में इसने क्या किया है, अब बंगाल वाले क्षेत्र में अंग्रेज
अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। उसके पीछे रीजंस थे कि वहाँ की जो वहाँ से जो रेवेन्यू मिलता था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है। और उस रेवेन्यू के लालच में क्या किया गया, वहाँ पे अब एक नए व्यक्ति का शासन था। हमने देखा कि मुर्शिद कुली खां ने वहाँ पे क्या कह सकते हैं कि विद्रोह करके शासन प्राप्त किया था, ठीक है। लेकिन मुर्शिद कुली खां के बाद में एक और व्यक्ति है जो कि वहाँ पे शासन संभाल लेता है, इसका नाम है सिराजुद्दौला, ठीक। अब हम प्लासी के युद्ध की थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। 1756 का समय है, 1756 का समय है। दिल्ली में काम कर रहे हैं आलमगीर द्वितीय, मतलब दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह। उसी समय 1756 में बंगाल में एक नवाब हैं, इनका नाम है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, ठीक। बंगाल को स्वतंत्र घोषित किसने किया था? मुर्शिद कुली खां ने घोषित किया था, ठीक है। लेकिन बंगाल का 1756 में राजा कौन है जिसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ है? तो सिराजुद्दौला यहाँ पर नवाब है। सिराजुद्दौला जो है वो क्या करता था, अब अंग्रेज़ों को तो यहाँ पे व्यापार करने का अधिकार मिल ही चुका था, ठीक है। अंग्रेज़ों को काम करने का अधिकार कब मिला था? वापस आएंगे। मैंने आपको बताया था कि फर्रुखसियार ने 3000 रुपये वार्षिक में बंगाल की जो दीवानी है वो अंग्रेज़ों को बेच दी थी। मतलब वहाँ से टैक्स कलेक्ट करना, मतलब वहाँ पे जो भी व्यापार करने का जो दायित्व है, काम है, वो दे दिया था अंग्रेज़ों को। इसका मतलब है कि उन्हें उस पूरे ईयर में कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स पे नहीं करना है। अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके अंग्रेज़ों ने क्या किया है, बंगाल में एक किला स्थापित किया है। उस समय इसको किला नहीं, फैक्ट्री कहा जाता था। उन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित किया था, इसका नाम था फोर्ट विलियम, जहाँ पे वो अपना एक गोडाउन जैसा बना करके रखते थे और साथ ही सैनिकों के रहने खाने की व्यवस्था होती थी, ठीक है। तो बंगाल में 1756 के समय में अंग्रेज़ों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फोर्ट विलियम नाम से एक किले की कह सकते हैं कि एक भवन का निर्माण करवाया है, फोर्ट विलियम नाम से। दिक्कत यहाँ पे नहीं थी, दिक्कत ये है कि अगर आपने एक बिल्डिंग बनवाया है, उसके आसपास आप इस तरीके की सिक्योरिटी बना रहे हैं जो कि आपको बाहर की दुनिया से, मतलब राजा के कंट्रोल से बाहर रखने का फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये चीज़ किसी भी राजा के लिए एक सिरदर्द बन जाती है, क्योंकि राजा को लगता है कि अंदर कुछ ऐसा काम हो रहा है जिसको कि राजा से या एडमिनिस्ट्रेशन से छुपाया जा रहा है, कोई भी इलीगल काम यहाँ पे किया जा सकता है। यही चीज़ सिराजुद्दौला को डाउट में डाल रहा था, ठीक है। तो बंगाल में एक किला बनाया जाता है, इसका नाम था फोर्ट विलियम, और बाद में इस बिल्डिंग के चारों ओर किलेबंदी की जाती है, फोर्टिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। यही चीज़ जो है वो सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आई थी और उसने अंग्रेज़ों से रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप यहाँ पे एक फैक्ट्री स्थापित किए हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप उस फैक्ट्री की किलेबंदी नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने अपना काम जो है वो चालू रखा था। वो यहाँ पे काफ़ी सारा हथियार, गोला बारूद वगैरह एकत्रित करते जा रहे थे। इसके बाद में जब सिराजुद्दौला को ये चीज़ पता चला कि उनका काम अभी तक कंटिन्यू है, चालू है, तब उसने क्या किया, अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के उद्देश्य से 20 जून 1756, ये डेट याद रखिएगा, 20 जून 1756 को लगभग 146 अंग्रेज़ों को इस फोर्ट विलियम में काम करने वाले 146 अंग्रेज़ों को पकड़ करके एक काल कोठरी में बंद कर दिया, जहाँ पे वेंटिलेशन की सुविधा भी पर्याप्त नहीं है, ठीक है। इस काल कोठरी में जब इनको बंद किया गया तो अगले दिन जब खोला गया तो इसमें से 143 मर चुके थे, केवल 23 अंग्रेज जो है वो जिंदा बचे थे। अगले दिन जब इसको खोला गया तो केवल 23 अंग्रेज यहाँ पे जिंदा बचे थे। इस पूरी घटना को कहा जाता है ब्लैक होल की घटना। इस पूरी घटना को, जहाँ पे 146 अंग्रेज़ों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था, जहाँ पे 123 अंग्रेज़ों की मृत्यु हो गई थी, इस पूरी घटना को कहा जाता है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल
की घटना। ठीक, और यही जो घटना है वो प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि बनता है। ठीक है, अब ऐसा देश जहाँ पे एक अंग्रेज़ के मरने से पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान हो सकता था, पूरा इंग्लैंड जो है वो सकते में आ सकता था, वहीं पे 143 अंग्रेज़ों को यहाँ पे दम घुट के मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ये छोटी मोटी घटना तो नहीं थी। ठीक है, तो इस घटना को कहा जाता है ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में अंग्रेज़ ये देख रहे थे कि कैसे सिराजुद्दौला को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, अब यहाँ से ब्लैक होल की घटना के बाद में एक षड्यंत्र शुरू होता है। षड्यंत्र ये था कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के जितने भी विश्वास पात्र व्यक्ति थे, ठीक है, जिसमें इनका खुद का सेनापति, जिसको कि मीर जाफ़र के नाम से जानते हैं, ठीक है, इनका खुद का जो सेनापति था उसको सबसे पहले अंग्रेज़ों ने खरीद लिया। साथ ही कुछ ऐसे व्यापारी भी थे जो कि सिराजुद्दौला से नाखुश थे। एक व्यक्ति का नाम है अमीर राय दुर्लभ, एक व्यक्ति का नाम है जगत सेठ। ये सभी व्यक्ति जो है वो अंग्रेज़ों के पक्ष में हो जाते हैं और फाइनली अंग्रेज़ जब सिराजुद्दौला को चुनौती देते हैं युद्ध के लिए, तो अल्टीमेटली ये युद्ध 1 to 1 फाइट ना हो करके एक ऐसा षड्यंत्र बन जाता है जिसमें सिराजुद्दौला को बिना सामने युद्ध किए हुए ही हार मिल जाती है। कैसे हार मिलती है इसको देखेंगे। प्लासी का युद्ध जो है वो निर्धारित है किया गया 23 जून सन 1757 को। ठीक है, तो 23 जून सन 1757 इस दिन क्या हुआ है, अंग्रेज़ों ने क्या किया है, एक तरफ सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला को इन्होंने युद्ध के लिए ललकार दिया है। इसके साथ ही विपक्ष में जो युद्ध करने वाले हैं उसमें कौन है, तो सबसे पहले तो अंग्रेज़ हैं। अंग्रेज़ों ने क्या किया है, सिराजुद्दौला से युद्ध करने के लिए उनको चुनौती दी है, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने साथ किसको मिला लिया है, तो सिराजुद्दौला के जो सेनापति हैं, इसका नाम है मीर जाफ़र। इसके सेनापति में एक व्यक्ति है मीर जाफ़र। एक व्यक्ति है जो कि बंगाल का एक अच्छा धनी व्यापारी था, इसका नाम है राय दुर्लभ। और साथ ही एक और व्यापारी है, इसका नाम है जगत सेठ। इन तीनों ने ही अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के सिराजुद्दौला के साथ युद्ध प्रारंभ किया। असल में ये युद्ध वास्तव में होने वाला युद्ध नहीं था। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला को इसमें कोई भी तलवार नहीं चलाने का मौका ही नहीं मिला। जब युद्ध का दिन आया तब ये जो मीर जाफ़र था, इस पर अभी भी सिराजुद्दौला भरोसा करता था कि ये जो है वो सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ेगा या बंगाल की तरफ से अंग्रेज़ों का सामना करेगा। लेकिन क्योंकि मीर जाफ़र तो बिक चुका था अंग्रेज़ों के हाथ, ठीक है, तो इसने क्या किया, सिराजुद्दौला के साथ युद्ध का नेतृत्व किया। लेकिन जैसे ही ये युद्ध भूमि पर पहुँचे हैं, इसने सिराजुद्दौला को वापस महल की तरफ भेज दिया कि आप जाइए, हम ये युद्ध संभाल लेंगे। ठीक है, जब ये सिराजुद्दौला वापस जा रहे थे अपने महल की तरफ, उसी दौरान इनको मीर जाफ़र के कुछ सैनिकों ने इनको घात लगाकर मार दिया। ठीक है, मतलब इनको तलवार भांजने का, तलवार चलाने का मौका ही नहीं मिला। युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि युद्ध से अलग अपने महल की ओर लौटते हुए इनको मार दिया गया। दूसरी तरफ सिराजुद्दौला के जो सेना थे वो तो मैदान पे खड़े थे, उनको लीड कर रहा था मीर जाफ़र। ठीक है, मीर जाफ़र ने अपनी पूरी सेना को युद्ध न करने का आदेश दिया, युद्ध में कोई भी तलवार चलाने का आदेश नहीं दिया। अंग्रेज़ों के सामने इस पूरी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरीके से जो बंगाल का ये जो युद्ध था, प्लासी का युद्ध, ये बिना वास्तविक युद्ध के जीत लिया अंग्रेज़ों ने। ठीक है, केवल और केवल मीर जाफ़र जो कि उसका सेनापति था, उसको अपने साथ में मिला करके, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफ़र, इसको अपने साथ में मिला करके अंग्रेज़ों ने प्लासी का युद्ध जीत लिया। और इस तरीके से बंगाल का जो शासन है वो अब अंग्रेज़ों के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया था। ठीक है, अब क्योंकि बंगाल पे अंग्रेज़ों का कंट्रोल है, लेकिन बंगाल के जो लोग हैं
वो अभी अंग्रेज़ों को अपने राजा के रूप में देखने के आदी नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या किया, प्लासी के बाद में इनाम स्वरूप, प्लासी का युद्ध कंप्लीट हो गया, प्लासी का युद्ध कंप्लीट होने के बाद में इन्होंने इनाम स्वरूप क्या किया, ये जो सेनापति था मीर जाफ़र, इसको राजा बना दिया, इसको बंगाल का राजा बना दिया गया। ठीक है, तो अब नया नवाब कौन हो गया, सिराजुद्दौला की जगह पे मीर जाफ़र को अब नया राजा बनने का मौका मिला। ठीक, अब ये जो मीर जाफ़र है भाई, अंग्रेज़ों ने इसको राजा बनाया है, तो ये एक कठपुतली के रूप में काम कर रहा था। अंग्रेज इसको जैसा कहते थे ये वैसे डिसीजन लेता था, चाहे उससे प्रजा का भला हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन ये उन्हीं के फेवर में ही, ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों के फेवर में ही डिसीजन लिया करता था। कुछ समय तक तो इन्होंने सारी बातों को माना, लेकिन ये जो राजा है इसकी प्रजा के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जवाबदेही है। ठीक है, प्रजा इससे जवाब पूछती थी कि आप ये निर्णय क्यों ले रहे हैं, तब मीर जाफ़र के पास कोई भी जवाब नहीं रहता था। मतलब ये भी इस कठपुतली बनने से थक चुका था, अंग्रेज़ों के फेवर में निर्णय लेते हुए या उनकी ज़रूरतों को पूरी करते हुए थक चुका था, और अंग्रेज़ों की डिमांड अभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वजह से मीर जाफ़र ने क्या किया, अंग्रेज़ों के विरुद्ध फिर से एक विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब मीर जाफ़र जो है वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करता है, उनके ज़रूरतों को, उनके सारे निर्णयों को पूरा नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे अंग्रेज़ अब क्या करते हैं, अंग्रेज़ों ने क्या किया है, मीर जाफ़र को हटा करके एक नए व्यक्ति को, ठीक है, एक नए व्यक्ति को यहाँ पे राजा बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। ये व्यक्ति कौन है, इसका नाम है मीर कासिम। बंगाल का नया नवाब बना है मीर कासिम। ठीक है, ये जो मीर कासिम है वो मीर जाफ़र का ही दामाद हुआ करता था। अब अगला शासक बन गया है बंगाल का मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम भी बहुत समय तक देख रहा था, ठीक है, कि वापस से इस अंग्रेज जो है वो इसको कितनी डिमांड करते हैं, कितना पूरा कर पाता है, नहीं कर पाता है। तो बहुत समय तक तो क्योंकि इसको नया नया राजा बनाया गया था, तो इसने दो काम किए। सबसे पहला चीज़, अपनी राजधानी जो है वो बंगाल से इसने मुंगेर स्थानांतरित कर ली। इसके नई राजधानी इसने बना लिया अपना मुंगेर, नया राजधानी अपना मुंगेर, बिहार में मुंगेर नाम के स्थान पे इसने अपना नया कैपिटल बना लिया। ठीक है, मीर कासिम एक योग्य व्यक्ति था, एक स्वाभिमानी व्यक्ति था। ये डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं रहना चाहता था, इसीलिए इसने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर ली। और साथ ही अंग्रेज़ों का जो शासन में हस्तक्षेप था, इसको बहुत पसंद नहीं करता था। अंग्रेज़ों को पसंद नहीं करने की वजह से अब इनके बीच मतभेद होना शुरू हो गया, मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में। अब यही जो है वो एक नए युद्ध का कारण बनता है। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच एक नया युद्ध होता है जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। सन 1764 बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। बिहार में एक जगह है बक्सर नाम से, वहीं पर यह युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इसको बक्सर का युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध की शुरुआत क्यों हुई थी, क्योंकि एक व्यक्ति है सिराजुद्दौला, उसने ब्लैक होल की घटना को अंजाम दिया था। इसी वजह से सिराजुद्दौला जो है वो अंग्रेज़ों के साथ में जो युद्ध हुआ था, इसको हम कहते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद में क्योंकि सिराजुद्दौला की हार हुई थी, उसके बाद में बंगाल का नया नवाब बनाया गया मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की सारी बातों को मानता था, कुछ समय तक माना, उसके बाद में अंग्रेज़ों के सभी बातों को मानने में असफल रहा। इसी वजह से अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को नया नवाब बनाया। मीर कासिम एक योग्य शासक था, स्वाभिमानी व्यक्ति था, इसीलिए ये भी अंग्रेज़ों की हर बात को मानने में असफल रहा, और इसी वजह से अंग्रेज़ों ने इसको भी एक युद्ध के लिए चुनौती दी। इसका नाम है बक्सर का युद्ध, 1764 में लड़ा गया। ठीक है, अब ये जो बक्सर का युद्ध था, ये एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। जैसे कि प्लासी के युद्ध में कोई भी वास्तविक युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, बैटल ग्राउंड पे कोई भी तलवार नहीं चलाया गया था, कोई भी गोली नहीं चलाई गई थी, बिना गोली चलाए ही ये युद्ध जीत लिया गया था। लेकिन बक्सर का युद्ध जो था वो वास्तविक युद्ध था, मतलब इसमें प्रॉपर 1-to-1 फाइट हुआ है अंग्रेज़ों के बीच में और मीर कासिम के जो भी सहयोगी थे, जो भी फौज थी मीर कासिम, उनके बीच में।
ठीक है, तो बक्सर के युद्ध की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ है? तो एक तो हम डायरेक्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मीर कासिम वर्सेस अंग्रेज, लेकिन मीर कासिम यहाँ पे अकेला नहीं था। मीर कासिम के साथ में इन्होंने अपने फ़ौज की जो कैपेसिटी है उसको देखते हुए बाकी के कुछ पड़ोसी राज्यों से भी हेल्प मांगा था। साथ ही दिल्ली के जो सम्राट हैं उनसे भी इन्होंने मदद मांगी थी। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में कौन कौन भाग ले रहा है? बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। इस युद्ध में कौन भाग ले रहा है? तो एक तरफ तो अंग्रेज हैं, ठीक है, दूसरी तरफ कौन है? मीर कासिम। मीर कासिम, मीर कासिम, साथ ही एक व्यक्ति हैं अवध वाले क्षेत्र के नवाब थे शुजाउद्दौला। ये भी इस युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हो गए। मीर कासिम के रिक्वेस्ट करने पर ये जो अवध के नवाब हैं ये इस युद्ध में शामिल हो गए मीर कासिम की तरफ से। तीसरे मुगल बादशाह जो थे इस समय शाह आलम द्वितीय। ये है दिल्ली, दिल्ली में या मुगल बादशाह थे इस समय शाह आलम द्वितीय। ये सभी किसके साथ लड़ाई कर रहे थे? अंग्रेजों के साथ में। अंग्रेजों की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है कैप्टन मुनरो। एक योग्य सेनापति था, योग्य सेना नायक था। ये जो है वो अंग्रेजों की सेना को लीड कर रहा था। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? वैसे बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम, उन्होंने अपने साथ मिला लिया था अवध के नवाब शुजाउद्दौला को, साथ ही जो दिल्ली के या मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, इन सभी की संयुक्त सेना मिल करके लड़ाई कर रही थी किसके साथ में? अंग्रेजों की सेना के साथ में। ठीक है, और इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि मीर कासिम की संयुक्त सेना यहाँ पर हार जाती है और अंग्रेज यहाँ पे जो कैप्टन मुनरो के नेतृत्व में युद्ध कर रहे थे ये जीत जाते हैं। इस युद्ध के बाद इस बात का फैसला हो गया कि भारत की सत्ता असल में किसके हाथों में होगी। ठीक है, मुगल भी थे यहाँ पर, साथ में मराठा भी थे, साथ में अंग्रेज भी थे, लेकिन अब यहाँ से अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ना शुरू हो गया था। वो प्रत्यक्ष युद्ध द्वारा किसी भी क्षेत्र को जीतने के लिए अब कॉन्फिडेंट हो चुके थे। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद में, इस युद्ध के बाद में क्या किया गया? जितने भी राजा यहाँ पे युद्ध में शामिल थे इनके साथ एक संधि की गई। इस संधि को कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि पूछा जाए कि किस युद्ध से संबंधित है, तो बक्सर के युद्ध से संबंधित है। और साथ ही बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, जबकि ये संधि किया गया था 1765 में। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि की गई। और इस संधि के बाद में क्या, इस संधि की शर्तें क्या थी? इस संधि में शर्तें रखी गई। सबसे पहली चीज़, अब जो एक तो थे मीर कासिम। मीर कासिम तो बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाब को तो हटा दिया गया, ठीक है, क्योंकि युद्ध में शामिल थे। दूसरे थे शुजाउद्दौला, ठीक है, और तीसरे हैं शाह आलम द्वितीय। तो शुजाउद्दौला के साथ यहाँ पे इलाहाबाद की संधि की गई थी असल में, और यहीं पे जो शाह आलम द्वितीय थे, क्योंकि मीर कासिम यहाँ पे हार गया था, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय इनके साथ में संयुक्त रूप से इलाहाबाद की संधि की गई थी। और वहीं पे एक और चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। इस इलाहाबाद की संधि के द्वारा पूरे क्षेत्र में द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया। द्वैध शासन, इसका मतलब है कि अब यहाँ पर दो लोगों का शासन होगा। पहला शासन है मुगलों का और दूसरा शासन है अंग्रेजों का। अब दो लोग एक साथ एक ही गद्दी पर बैठकर तो शासन नहीं कर सकते,
ठीक है। तो यहाँ पे द्वैत शासन का मतलब क्या है, इनको कुछ अधिकार बांट दिए गए, जैसे कि मुगलों को अधिकार मिला है प्रशासन का, और दूसरी तरफ अंग्रेजों को अधिकार मिला है दीवानी राइट्स, दीवानी अधिकार मिले हैं। अब ये कैसे अधिकार हैं, इसका मतलब ये है कि प्रशासन चलाने और प्रजा की संतुष्टि की जिम्मेदारी है मुगल प्रशासन की, जबकि पैसे इकट्ठे करना या उनसे टैक्स लेना, पैसों को खर्च करना, ये सारी जिम्मेदारी या ये सारे अधिकार मिल गए हैं अंग्रेजों को। ठीक है, तो प्रशासनिक अधिकार मुगलों के पास रह गए, जबकि दीवानी अधिकार या पैसों से संबंधित अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रख लिए। यही था द्वैत शासन। ठीक है, और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल इस समय 1765 के टाइम पे लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल था। वैसे हम इसको आगे चल करके फिर से देखेंगे कि कौन गवर्नर है, कौन गवर्नर जनरल बनता है, फिर वायसराय बनता है, इस सभी का एक क्रम है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़, अभी तो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, अभी हम पढ़ रहे थे मुगल सम्राट कौन थे। मुगल सम्राट यहाँ पे आलमगीर द्वितीय हैं। ठीक है, मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय के समय में ये सारी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन जब ये बक्सर का युद्ध हुआ है, उस समय शाह आलम द्वितीय यहाँ पर राजा बन चुके होते हैं। ठीक है, आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल कितना था, आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल था 1754 से लेकर के 54 से लेकर के 59 तक। तो इसी दौरान 57 में आपका प्लासी का युद्ध हो जाता है, और ये प्लासी के युद्ध की वजह से आगे चल करके 64 में बक्सर का युद्ध होता है। तो ये दोनों युद्ध थे, हमने बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ लिए हैं। इसके बाद जो अगले मुगल बादशाह बनेंगे, ये कौन है, अगले जो मुगल बादशाह हैं इनका नाम है शाह आलम द्वितीय। अगले मुगल बादशाह कौन है, शाह आलम द्वितीय। इनका कार्यकाल है 1759 से लेकर के 1806। ठीक है, और इसी दौरान 1759 से लगभग 5 साल के बाद में 1764 का काला समय आएगा। इसी दौरान क्या कौन सा युद्ध लड़ा गया है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया है। ठीक है, बक्सर का युद्ध इसके समय की, शाह आलम द्वितीय के समय की महत्वपूर्ण घटना थी, इसको हम देख चुके हैं। इससे संबंधित एक दो चीज़ें और है, इसको हम देखते हैं। ठीक, शाह आलम के समय में यहाँ पे सबसे पहली घटना इंपॉर्टेंट है 1771 में। वैसे ये चीज़ मराठा से लिंक है, इसीलिए हम मराठा से पढ़ते समय इसको वापस से रिवाइज करेंगे। 1771 में यहाँ पे जो मराठा पेशवा थे, मराठाओं में इस समय पेशवाओं का समय चलना शुरू हो गया था। सबसे पहले जो मराठा किंग हुआ करते थे, उनके बाद उनके जो मंत्री हैं, एक मंत्री में एक पद होता था पेशवा, वो काफ़ी पावरफुल हो गया था। और यहीं पर पेशवा माधव राव ने क्या किया था, शाह आलम द्वितीय को दोबारा गद्दी दिलाने में मदद किया था। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ। 1771 में पेशवा माधव राव ने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। ठीक है, इस समय आंतरिक विद्रोह ज़्यादा हो रहे थे, और इसी दौरान क्योंकि बक्सर का प्लासी का युद्ध भी हो चुका था, इसके बाद शासन में थोड़ी अस्थिरता थी, केंद्र में शासन करने वाला कोई योग्य शासक नहीं था, इसीलिए यहाँ पे पेशवा जो थे, मराठा पेशवा जो थे माधव राव, इनकी मदद से शाह आलम द्वितीय ने दिल्ली की गद्दी प्राप्त किया था। ठीक, और इसी के समय में एक और घटना है, 1761 का समय था, पानीपत के युद्ध हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पानीपत के 2 युद्ध हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध,
ये किसके बीच लड़ा गया है? ये लड़ा गया है अब्दाली और मराठों के बीच में। इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठा इन्होंने भाग लिया था। इनकी स्टोरी हम देखेंगे जब मराठा के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फिलहाल याद रखिएगा 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा जो तीसरी महत्वपूर्ण घटना है 1764, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ये इसके बारे में बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में कौन विजयी हुआ है? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जो है वो विजयी हुए हैं, ठीक है। इसमें अंग्रेज जो है वो विजयी हुए। इसके अलावा हमको ये भी पता है कि यहाँ पे बक्सर के युद्ध का ही परिणाम था इलाहाबाद की संधि। ठीक है, तो 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद में शाह आलम द्वितीय के बाद में अगले मुगल सम्राट, इनका नाम है अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय, इनका कार्यकाल है 1806 से लेकर के 1837। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये अंग्रेज़ों के शासन के अधीन पहला मुगल शासक था, ठीक है, क्योंकि शाह आलम द्वितीय जो है अंग्रेज़ों से इलाहाबाद की संधि कर चुका था। और इलाहाबाद की संधि की शर्तों में क्या थी कि मुगलों को केवल प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हो गए थे और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों को पूरे दीवानी राइट्स या जो भी राजस्व संबंधी अधिकार थे वो प्राप्त हो चुके थे। यहीं पर शाह आलम द्वितीय के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये अंग्रेज़ों के अधीन प्रथम मुगल सम्राट था, ठीक है। इससे पहले शाह आलम द्वितीय जो है वो कुछ समय तक तो स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य कर ही चुका था। तो इसके बारे में एक चीज़ याद रखेंगे, अंग्रेजों के शासन के अधीन, अंग्रेजों के शासन के अधीन प्रथम मुगल सम्राट या प्रथम मुगल शासक। इसके अलावा यहाँ पे शाह आलम द्वितीय के बारे में एक और चीज़ महत्वपूर्ण है। आपने राजा राम मोहन राय का नाम सुना ही है। इनके नाम के साथ जो टाइटल लगता है राजा, इनका वास्तविक नाम क्या है? राम मोहन राय। इनके नाम के साथ जो राजा का टाइटल लगा हुआ है, इसको हम कह सकते हैं कि अकबर शाह द्वितीय के द्वारा ही प्रदान किया गया था। राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया, राजा की उपाधि दिया। ठीक है, अकबर शाह द्वितीय ने राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि दिया था। और साथ ही इसके बाद में जो राम मोहन राय थे, इनको राजा की उपाधि तो दिया, साथ ही इनको अपना एक काम के लिए इंग्लैंड भेजा। काम क्या था? अब जितने भी मुग़ल प्रशासक थे या मुग़ल राजा थे, इनको इलाहाबाद की संधि के बाद में क्या हुआ था कि अब कोई भी, क्योंकि फाइनेंशियल राइट्स सारे आ गए हैं किसके पास में? अंग्रेज़ों के पास में। अब इनको पैसों की आवश्यकता तो है, शाह आलम द्वितीय हो गया, अकबर शाह द्वितीय हो गया, इनको पैसों की आवश्यकता है, ठीक है। तो इनको पैसे अब किस फॉर्म में मिल रहे हैं अंग्रेज़ों के द्वारा? पेंशन के फॉर्म में, ठीक है। अंग्रेज क्या कर रहे हैं? इनको पेंशन के रूप में पैसे दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि सारे फाइनेंशियल राइट्स या दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों के पास है। तो अब जो है वो ब्रिटिश जो शासक हैं, कह सकते हैं जो ब्रिटिश जो मुग़ल राजा हैं, वो अपने डेली खर्चों के लिए भी अंग्रेज़ों के मोहताज हो गए हैं, ये कंडीशन आ गई है, ठीक है। तो अकबर शाह द्वितीय का जो पेंशन था, इसको शायद कम कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया था? राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था।
इन्होंने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा, यहीं पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। ब्रिस्टल नामक शहर है इंग्लैंड में, ब्रिस्टल में राम मोहन राय जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इनका चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाता है। इसके बाद में एक अगले शासक हुए हैं बहादुर शाह जफर या द्वितीय। आप ये कह सकते हैं कि इस वंश में, ये जो पूरा मुगल काल चला है, इस मुगल काल में अंतिम शासक, ठीक है, मुगल काल में या मुगलों के वंशज प्रमुख वंशज के रूप में ये जो व्यक्ति हैं अंतिम शासक हैं बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह असल में जफर नाम से ये किताबें लिखते थे, ठीक है, इसलिए इनका एक टाइटल पड़ गया था जफर, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी इनको कहते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 1837 से लेकर के 57, 1857 की क्रांति तक इन्होंने अपना राजकाज संभाला था। ठीक, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली बात, ये अंतिम मुगल सम्राट है। ठीक है, ये हैं अंतिम मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति हुई है। जितने क्रांतिकारी थे 1857 के दौरान, उन्होंने बहादुर शाह जफर को या बहादुर शाह द्वितीय को ही अपना नेता घोषित कर दिया था अंत में। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट चीज़, इनकी पत्नी का नाम स्टोरी में बड़ा फेमस होता है। इनकी पत्नी थी जीनत महल। ठीक है, बहुत सारी खुफिया जानकारी इन्होंने क्या किया था? अंग्रेज़ों के साथ शेयर कर दिया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों ने इन्हें लालच दिया था कि अगर आप ये जो XYZ जानकारी है वो हमारे साथ शेयर करेंगे तो आप दोनों को ही जो है वो शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, साथ ही राजा को भी बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ऐसे कुछ इनको प्रलोभन या लालच दिए गए थे, जिसकी वजह से जीनत महल ने बहुत सारी खुफिया जानकारी प्रशासन से संबंधित और 1857 की क्रांति से संबंधित जानकारी जो है वो अंग्रेज़ों तक पहुंचा दिया था, जिसके बाद में अंग्रेज जो है वो इस क्रांति को दबाने में सफल रहे और बाद में अपने वादे से मुकर गए थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक दो चीज़ें और याद रखेंगे, जैसे कि 1857 की जब क्रांति हुई है जिसमें कि बहादुर शाह जफर नेता बने हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति को दबा दिया गया और इस क्रांति के समाप्त होने के बाद में इस हमारे मुगल सम्राट को इन्होंने क्या किया? एक जेल में भेज दिया। ये जेल कहाँ पे है? तो इनको भेजा गया है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी थी रंगून। ठीक है, म्यांमार की राजधानी थी रंगून। यहीं पर इनको भेज दिया गया, किसको? बहादुर शाह जफर को। और यहीं पे 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और जीनत महल को कहते हैं कि इनको पेंशन दे करके इनको नेपाल भेज दिया गया था। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे। इनकी पत्नी जीनत महल है। क्रांति के असफल होने के बाद में इनको म्यांमार की राजधानी रंगून भेज दिया गया था, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरीके से इतना वृहद, इतना बड़ा मुगल साम्राज्य अपने आप में इन अयोग्य शासकों की वजह से समाप्त हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद में 1858 से 1858 के द्वारा 1858 में एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है। इसका नाम है, इसको हम कहेंगे, नोट करके इसको लास्ट में ऐड कर लीजिएगा, 1 नवंबर
1858। इस दौरान जो इंग्लैंड की महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया। इनके घोषणा पत्र के द्वारा ही इन्होंने क्या कहा कि अब से भारत में ब्रिटेन का अधिकार होगा, या ब्रिटेन का ब्रिटिश किंग या क्वीन की के अधीन होगा भारत। ठीक है, और इस तरीके से ऑफिशियली यहाँ पर मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। आधिकारिक रूप से मुगल साम्राज्य को समाप्त घोषित कर दिया जाता है महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के द्वारा। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र, मुगल साम्राज्य का अंत। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे मुगल साम्राज्य अपने अंतिम दौर में था और यहाँ पर समाप्त हो जाता है। औरंगजेब के बाद लगभग अयोग्य शासक हुए, जिनकी वजह से ये पूरा शासन कमज़ोर पड़ता गया। साथ ही यहाँ पे अंग्रेज़ों का जो हस्तक्षेप था, अंग्रेज़ों की जो कूटनीति थी, उसकी वजह से भी यहाँ पे राजाओं को संभलने का मौका नहीं मिला और अंततः ये पूरा इतना बड़ा साम्राज्य, इतना मजबूत साम्राज्य जो है वो ढह गया। और इसके जो आखिरी नेता थे, आखिरी जो राजा थे, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, इनको म्यांमार में इनकी मृत्यु हो जाती है, रंगून में। और फाइनली 1858 के घोषणा पत्र के द्वारा मुगल साम्राज्य को समाप्त घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम इसके बाद चलेंगे थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाते हुए मराठा साम्राज्य की ओर। और मराठा साम्राज्य ख़त्म करने के बाद में हम देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मराठों के बारे में, मराठों की पूरी स्टोरी, उनके उदय से लेकर के उनके अंत तक सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।